जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। अपनी पिछले वीडियो में हमने सी टेट सी डी पी के 30 केस स्टडी के एमसीक्यू किए थे। और उसके बाद हमने आपसे कहा था कि हम आगे भी इस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम दोबारा से इसमें केस स्टडी के 30 और क्वेश्चन लेके आए हैं। 30 केस स्टडी के क्वेश्चन है, बायलिंगुअल है। और इसको आप केस स्टडी के बेस पे ही, केस स्टडी के तौर पे ही या केस स्टडी समझ के ही सॉल्व करने की कोशिश करना। ठीक है, तो जितना आप इसको सॉल्व कर सको और आपने अपनी कॉपी में इसको नोट करते रहना, ताकि आपको फ्यूचर में इसको अगर आपको कहीं रिवाइज करना हो तो आप इसको रिवाइज कर सको। ठीक है, और ये केस स्टडी के क्वेश्चन आपके यूके टेट, रीट में, एस टेट में, केवीएस एनवीएस में और जितने भी टीचिंग एग्जाम में जहाँ भी आपकी चाइल्ड साइकोलॉजी आती है वहाँ ये इसके लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन बायलिंगुअल है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, ऑप्शन भी हिंदी इंग्लिश दोनों में ही है। ठीक है, और ऑप्शन को एलिमिनेट करने की कोशिश करना कि जितना आप इसको एलिमिनेट कर सको। ठीक है, अभी से भी इस चीज़ की प्रैक्टिस करना कि आपको ऑप्शन को एलिमिनेट कैसे कर सको। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। और अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उसकी मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से भी आप जाके इसको चेकआउट कर लेना। और जिन्होंने भी चैनल को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हम इसमें जो हमारा चैनल है वो बेसिकली हमारा खाली टीचिंग और जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम है, जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम है, ठीक है, और जितने भी स्कूल की क्लासेस होती हैं, जैसे स्कूल के जो सब्जेक्ट्स होते हैं, स्कूल सब्जेक्ट जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, एफएसटी वगैरह। और यूजीसी नेट में पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड में पॉलिटिकल साइंस। पेपर फर्स्ट क्योंकि बेसिक पेपर होता है, पेपर सेकंड में पॉलिटिकल साइंस का जो सब्जेक्ट है उसका हम प्रिपरेशन कराते हैं। ठीक है, तो आप में से जिस किसी को भी टीचिंग एग्जाम के या यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करनी है या जितनी भी एकेडमी की क्लासेस होती हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, ठीक है, तो उनकी जिनको भी उन सब्जेक्ट को बारीकी से सीखना है वो हमको इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। थोड़ी आज कोल्ड हो रखा है, थोड़ा आवाज़ बैठी हुई आपको लग सकती है। चलिए कोई नहीं, देखते हैं कि हम कहाँ तक बोल पाते हैं आज। ठीक है, तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। A teacher observes that a child understands concept only when he is mentally ready। ठीक है, ये इंग्लिश में था, हिंदी में देखिए। एक शिक्षक देखता है कि बच्चा तभी अवधारणाएं समझता है। बच्चा क्या करता है? अवधारणाएं तभी समझता है जब वह मानसिक रूप से तैयार होता है। ठीक है, अ टीचर ऑब्जर्व्स दैट अ चाइल्ड अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट ओनली ओनली व्हेन ही मेंटली रेडी। एक टीचर को लगता है कि जो एक स्टूडेंट है, एक चाइल्ड है, वो कॉन्सेप्ट को तभी सीख पाता है, जब वो स्टूडेंट है वो मेंटली रेडी है। मेंटली क्या रेडी है? तो इसमें ऑप्शन क्या हमारे पास ये दर्शाता है, दिस शोज, ये दर्शाता है क्या? लर्निंग बिफोर डेवलपमेंट। जो लर्निंग होती है, अधिगम होता है, वो डेवलपमेंट से पहले होता है। ऑप्शन बी ऑप्शन बी है इसमें, विकास अधिगम के लिए तैयारी देता है। डेवलपमेंट प्रोवाइड रेडीनेस, जो विकास होता है वो अधिगम के लिए तैयारी देता है। ठीक है, और ऑप्शन सी कि इसका कोई रिलेशन नहीं है। और ऑप्शन डी ओनली हेरिडिटी मैटर्स, यानी केवल वंशानुक्रम महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो देखो जिन्होंने भी फर्स्ट वीडियो देखी होगी या सेकंड वीडियो देखी होगी ना, मैं अब तक सी टेट सीडीपी पे 2 वीडियो बना दिए हैं। ठीक है, और इससे कुछ टॉपिक्स को भी कवर करने की कोशिश की है। तो उसको जिन्होंने वो वीडियो देखी होगी ना, उनके लिए क्वेश्चन बहुत ईजी है, वो बिना एक पल भी सोचे इसका आंसर दे देंगे। देखो, इसमें क्वेश्चन क्या आता है कि एक शिक्षक देखता है कि बच्चा तभी अवधारणा समझता है जब वो मानसिक रूप से तैयार होता है। यानी बच्चा क्या, अगर किसी चीज को समझने के लिए मेंटली प्रिपेयर है, बच्चा अगर किसी चीज को समझने के लिए मेंटली प्रिपेयर है, तो इससे क्या पता चलता है? देखो, हाँ, इसका कोई संबंध नहीं है। देखो, ये ऑप्शन गलत है, ऑप्शन सी इज रॉन्ग। ऑप्शन डी केवल वंशानुक्रम महत्वपूर्ण। देखो, वंश की कोई बात हो नहीं रही है इसमें, हेरिडिटी की बात हो नहीं रही है, तो ये ऑप्शन सी और डी तो एलिमिनेट हो गए। अच्छा बच्चे, ऑप्शन ए और बी देखो। ऑप्शन ए में क्या लिखा हुआ है कि विकास, यानी जो अधिगम है, सॉरी लर्निंग है बिफोर डेवलपमेंट। जो अधिगम होता है, अधिगम पहले होता है और विकास बाद में होता है, ऐसा कुछ इसका बदलाव। ठीक है, इसमें हिंदी में इसका मिस्टेक हो रखा है, इंग्लिश में देख लीजिए इसको। लर्निंग बिफोर डेवलपमेंट, यानी जो लर्निंग होती है वो पहले होती है और डेवलपमेंट क्या होता है? बाद में होता है। ऐसा कहीं होता है कि आपका डेवलपमेंट नहीं हुआ है मानसिक, आपका आपने मतलब पेन को आपको पता नहीं कि पेन पकड़ते कैसे हैं, और आपकी लर्निंग यानी आपको लिखना आ जाएगा। ठीक है, लर्निंग पहले हो जाएगी, डेवलपमेंट बाद में होगा, ऐसा तो नहीं होता ना। देखो, पहले डेवलपमेंट होता है किसी भी चीज़ का, पहले डेवलपमेंट होता है, उसके बाद हम किसी चीज़ की लर्निंग कर पाते हैं। डेवलपमेंट का मतलब, मैं एग्जाम्पल ले सकते हैं इसमें। जैसे आपको पेन पकड़ना है ना, एक बच्चा अगर पेन पकड़ना सीखता है ना, तो उसको अपने हाथ, अपने मतलब पेन को पकड़ने का एक तरीका होता है ना। आपने बच्चों को पेन पकड़ते हुए देखा हो, अलग अलग तरीके से पेन पकड़ते हैं, है ना। तो पेन पकड़ने का तरीका है, लेकिन जो उसकी लिखावट होगी ना, यानी जो लिखने की कला होगी, बेटा उसकी लर्निंग में आएगी। तो अगर उसको पेन पकड़ना ही नहीं आएगा तो वो उसकी लिखावट कहाँ से अच्छी होगी?
है ना। तो पहले हर एक चीज में डेवलपमेंट होता है, उसके बाद उसकी लर्निंग होती है, यानी अधिगम तभी होता है। ठीक है, पहले विकास होता है और उसके बाद क्या होता है, उसका अधिगम होता है। ठीक है, तो ऑप्शन है इसलिए गलत है। ठीक है, आप में से अगर बहुतों को लग रहा है कि लर्निंग बिफोर डेवलपमेंट होगा, तो ये ऑप्शन इसका गलत है। ऑप्शन बी इसका सही है, डेवलपमेंट प्रोवाइड रेडीनेस। विकास क्या करता है, अधिगम के लिए तैयारी देता है। विकास यानी जो डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट क्या करता है, रेडीनेस। ये बताया ना भी डेवलपमेंट है, देखो डेवलपमेंट बेस है, डेवलपमेंट बेस है और उसके ऊपर क्या लर्निंग टिकी हुई है। ठीक है, तो जो डेवलपमेंट है वो बेस बनाता है किस चीज के लिए, लर्निंग के लिए। तो ये ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन थोड़ा लगा होगा अच्छा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर देना। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए जो टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, या जिनको चाइल्ड साइकोलॉजी को ईजी करना है। ठीक है, तो इसके देखो आपने क्वेश्चन देखा तो आपको कैसा लगा क्वेश्चन। ठीक है, और चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका आंसर क्या, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो इस पूरे क्वेश्चन में आपको क्या समाप्त करना है कि जो डेवलपमेंट होता है वो लर्निंग को क्या करता है, एक बेस प्रोवाइड करता है। जो डेवलपमेंट होता है वो लर्निंग को क्या करता है, बेस प्रोवाइड करता है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक, डेवलपमेंट प्रोवाइड रेडीनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अ चाइल्ड लर्न बेटर इन अ सपोर्टिव होम एनवायरनमेंट। एक जो स्टूडेंट है वो सपोर्टिव होम एनवायरनमेंट में इजीली किसी चीज को कैच कर पाता है, किसी चीज को सीख पाता है। एक बच्चा सहायक पारिवारिक वातावरण में बेहतर सीखता है। सहायक पारिवारिक वातावरण में बेहतर सीखता है, ये क्या दर्शाता है, केवल वंशानुक्रम, वातावरण का प्रभाव, केवल परिपक्वता या नो इफेक्ट, बताइए। तो इसमें देखिए देखो, एक बच्चा क्या होता है जो उसका होम एनवायरनमेंट होता है उसमें इजीली सीख पाता है, इसका मतलब कि वातावरण का उसका प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। उस पर क्या होता है, वातावरण का प्रभाव पड़ता है। परिपक्वता, केवल परिपक्वता नहीं हो सकती, कोई प्रभाव नहीं, ये भी ऑप्शन बी गलत है। और ऑप्शन ए भी गलत है, वंशानुक्रम की कहीं बात नहीं हो रही इसमें। ठीक है, कि केवल वंशानुक्रम, देखो केवल ऐसे देखो, वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है, हेराडिटी का प्रभाव पड़ता है, इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, एनवायरमेंट का भी इन्फ्लुएंस होती है, मैचुरेशन का भी इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, तो तीनों हेराडिटी हो गई आपकी, है ना, आपका एनवायरमेंट हो गया और आपका मैचुरेशन लेवल क्या है उसके बेस पे आपकी क्या होती है, लर्निंग होती है। तो इन तीनों का इफेक्ट पड़ता है, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा, ओनली केवल ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। जो वातावरण का प्रभाव पड़ता है एक स्टूडेंट के जो किसी चीज को सीखने में, एनवायरनमेंट का रोल बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, आपके घर के बगल में मान लो डीजे बज रहा है और आप आपके बोर्ड के एग्जाम है और आप पढ़ाई कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है कि आपकी जो आप जो रिवीजन करने बैठे हो या आप किसी चीज की प्रैक्टिस करने बैठे हो, उसकी जो लर्निंग प्रोसेस होगा, उसका जो लर्निंग लेवल होगा वो क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा अपना आप ही। ठीक है, क्यों, क्योंकि वातावरण एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है, डीजे बज रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही आगे क्वेश्चन है इसमें, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ठीक, आज की अपनी वीडियो में हमने पियाजे, वाइकोव्स्की, कोलबर्ग, है ना, जितने भी व्यवहारवादी है जो सीटेट के एग्जाम में या स्टेट के एग्जाम में या जितने भी टीचिंग एग्जाम में जहाँ भी चाइल्ड साइकोलॉजी आती है, सीडीबी की क्वेश्चन बनता है, तो वहाँ हमने जो जितने भी साइकोलॉजिस्ट हैं उनके कुछ थ्योरीज भी हमने इसमें कवर किए, तो वीडियो थोड़ी लेंथी हो सकती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताइए। स्टूडेंट अंडरस्टैंड बेटर थ्रू ग्रुप डिस्कशन। जो छात्र होता है वो समूह चर्चा के माध्यम से बेहतर समझते हैं। यानी अगर किसी स्टूडेंट को आप ग्रुप डिस्कशन में इन्वॉल्व कराओ, ठीक है, तो क्या होता है, जो स्टूडेंट होता है वो बेटर किसी चीज को समझ पाते हैं, है ना। इससे हम कभी कभी पीयर लर्निंग भी कह लेते हैं। पीयर लर्निंग यानी जब मैं स्टूडेंट क्या होता है अपने दोस्तों के साथ बैठ के सीखता है, उसे कहता है पीयर लर्निंग। हिंदी में से कहता है सहपाठी अधिगम। सहपाठी अधिगम, सहपाठी अधिगम। हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ते रहिए जितने भी इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है। ठीक है, क्योंकि आपको एट द लास्ट आगे जाके इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाने का मौका मिल सकता है। ठीक है, सहपाठी अधिगम हो गया, पीयर लर्निंग होगी। तो इसका ऑप्शन नंबर इसका है आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड का है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये किसने बता दी, वाइगोत्स्की थ्योरी है। वाइगोत्स्की की जो थ्योरी उसमें ये बात की चर्चा हुई है कि जो स्टूडेंट होता है वो बेटर समझ पाता है किसी चीज को कब, जब वो ग्रुप डिस्कशन कर रहा होता है। ठीक है, देखो पियाजे की थ्योरी अभी मैं आपको बताता हूँ, कोलबर्ग थ्योरी भी बताते हैं, व्यवहारवादी क्या होते हैं वही बताता हूँ। फिलहाल के लिए आप ये ध्यान दीजिए कि जो इस ऑप्शन क्वेश्चन नंबर थर्ड का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, तो जो स्टूडेंट होता है वो बेटर अंडरस्टैंड कर पाता है कब, जब वो ग्रुप डिस्कशन में क्या होता है, इन्वॉल्व होता है। तो ये किसने बताया था, ये वाइगोत्स्की ने बताया था। ये किसने बताया था, वाइगोत्स्की ने। ठीक है, तो जब भी वीडियो कंप्लीट हो जाएगी ना उसके बाद मैं आपको एक बार डिटेल में पियाजे की थ्योरी और वाइगोत्स्की की थ्योरी और कोलबर्ग की थ्योरी पर थोड़ा ब्रीफ ओवरव्यू दे दूंगा। ठीक है, तो फिलहाल के लिए हम क्योंकि एमसीक्यू क्लियर करें तो हम हमारा फोकस फिलहाल एमसीक्यू पे होना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अ चाइल्ड लर्न वॉकिंग, उससे रनिंग और जंपिंग। देखो एक बच्चा पहले चलना सीखता है, फिर दौड़ना सीखता है, फिर कूदना सीखता है। वॉक करता है, रनिंग करता है, फिर जंप करता है, यानी चलता है, फिर दौड़ता है, फिर कूदता है। ठीक है, तो ये क्या दर्शाता है? रैंडम डेवलपमेंट, अनियमित विकास। ठीक है, अनियमित विकास। सिक्वेंशियल डेवलपमेंट, क्रमिक विकास। स्टैटिक डेवलपमेंट, स्थिर विकास, या कोई विकास नहीं। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, ये देखो सीक्वेंस में हो रही चीज आपको दिख रहा होगा कि कोई बच्चा क्या है, पहले वॉक करना सीख रहा है, चलना सीख रहा है, फिर वो रनिंग करना सीख रहा है, और फिर वो जंप करना सीख रहा है ना। ठीक है, तो पहले वॉक कर रहा है, फिर रनिंग कर रहा है, फिर जंप कर रहा है, तो यानी ये क्या है, सीक्वेंस में चीजें हो रही है। यहाँ लिखा हो ना ऑप्शन नंबर ए में रैंडम विकास, रैंडम डेवलपमेंट। देखो रैंडम डेवलपमेंट नहीं होता कभी भी, एक चीजें क्या होता है, सीक्वेंस होती है, जो अपनी फर्स्ट वीडियो में हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए इसके। ठीक है, और ऑप्शन नंबर सी, इसकी विकास स्टैटिक डेवलपमेंट नहीं होता है, कि डेवलपमेंट एक क्या होता है, ये रुक जाए कहीं पे जाके। सॉरी, आज क्या कोल्ड हो रहा है थोड़ा, खांसी जुकाम हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देखो चीजें क्या सीक्वेंस हो रही है, पहले वॉक कर रहा है वो, फिर रनिंग कर रहा है, फिर जंप कर रहा है, यानी चीजें क्या हो रही है, सीक्वेंस हो रही है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 बताइए। अ चाइल्ड इमिटेट्स पेयर, बच्चा क्या करता है, अपने साथियों की नकल करता है। इमिटेट मतलब होता है नकल करना या अनुकरण करना। ठीक है, इसका मैं हिंदी में नहीं लिख देता यहाँ पे, अनुकरण। सीडीपी में इसको कहीं का अनुकरण भी कहता है, अनुकरण मतलब होता है नकल करना। ठीक है, अनुकरण मतलब होता है नकल करना। ठीक है, इमिटेट करना। ठीक है, तो ये क्या दर्शाता है? शिक्षक द्वारा सामाजिकरण हो रहा है स्टूडेंट का, साथियों द्वारा सामाजिकरण हो रहा है स्टूडेंट का, आनुवंशिक व्यवहार दर्शा रहा है ये, या आइसोलेशन। आइसोलेशन मतलब जब आप किसी चीज को मतलब एक ग्रुप से अलग कर देते हैं, तो ऐसा कुछ हो रहा है इसमें। बच्चा क्या कर रहा है, ग्रुप के साथ बैठ के सीख रहा है, अपने साथियों की नकल कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, साथियों द्वारा जो स्टूडेंट है उसका सामाजिकरण हो रहा है। देखो शिक्षक द्वारा सामाजिकरण नहीं हो रहा है, क्योंकि शिक्षक का कहाँ पर कोई रोल दिख नहीं रहा है, बच्चा क्या कर रहा है, खुद से नकल कर रहा है अपने साथियों की, है ना, किसी और की नकल कर रहा है, साथियों की नकल कर रहा है, तो वो क्या जो उसके साथी हैं उनके बेस पे, उनके द्वारा ही क्या हो रहा है, और उसका स्टूडेंट का सामाजिकरण हो रहा है, सोशलाइजेशन हो रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आनुवंशिक व्यवहार कुछ ऐसा है नहीं कि आनुवंशिक व्यवहार होगा कि कोई खास ही नकल कर पाएगा अपने साथियों की, ऐसा कुछ नहीं होता। हर एक बच्चा शुरुआत में दूसरों की नकल करके ही सीखता है। ठीक है, आइसोलेशन अलगाव नहीं हो रहा है यहाँ पर, तो सीख रहे हैं क्वेश्चन, और ऑप्शन नंबर ए इसका रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे टीचर शिक्षक द्वारा सामाजिकरण नहीं हो रहा है, बच्चा खुद से सीख रहा है। ठीक है, तो साथियों द्वारा सामाजिकरण हो रहा है, यानी बच्चा क्या कर रहा है, साथियों के बेस पे क्या कर रहा है, खुद ही उनकी नकल कर रहा है ना, और ऐसे और भी जो उसके साथी हैं वो किसी और की नकल कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, चाइल्ड इमिटेट कर रहा है, किसके साथियों की नकल कर रहा है, तो उसके बेस पे सीख रहा है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, कि इसमें क्या कर रहा है, पीयर सोशलाइजेशन हो रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, पीयर सोशलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 6 बताइए, इसका आंसर बताइए। वॉइस आई थिंक क्लियर आ रही होगी, क्योंकि थोड़ा कोल्ड है और आवाज़ भी थोड़ा दबी दबी लग रही है मेरे को, पर कोई नहीं, एडिटिंग में इसको थोड़ा वॉइस को इनहेंस कर देंगे। केस स्टडी क्वेश्चन नंबर 6। अ चाइल्ड कैन सॉल्व कंक्रीट प्रॉब्लम बट नॉट एब्स्ट्रैक्ट वन। देखो ये कंक्रीट प्रॉब्लम क्या होती है, हमने पिछली वीडियो में देखा था, और एब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम क्या होती है हमने देखा था। ठीक है, इसमें क्या बच्चा ठोस समस्याएं हल कर सकता है लेकिन अमूर्त नहीं। इसका मतलब कि जैसे किसी बच्चे के आप अगर खिलौने दे दो, ठीक है, ठोस समस्या होती है जिसको आप देख सकते हो। ठीक है, बच्चे के पास हमने खिलौने दिया, और जैसे होता है पजल्स टाइप के होते हैं स्टूडेंट बच्चों के पास दी रहती है, तो पजल्स को आपने क्या ब्रेक डाउन करके दे दिया और कहा कि इसको आप जोड़ो, तो बच्चा क्या उसको जोड़ने की कोशिश करता है, और एक टाइम के बाद वो उसको जोड़ भी लेते हैं, तो अगर उसको उसके लेवल की वो प्रॉब्लम होगी तो। ठीक है, लेकिन आप उसको बोलोगे बेटा बताओ कि ऊपर हम कोई चीज़ फेंकते नीचे क्यों आती है, थियोरेटिकली अगर आप कोई चीज़ पूछते हो तो वो एब्स्ट्रैक्ट चीज़ में आ जाएगी, जब है ना, एब्स्ट्रैक्ट यानी अमूर्त चीज़ों में आती है। ठीक है, अमूर्त मतलब जिनको आप मूर्त रूप में नहीं देख सकते। मूर्त अ मतलब होता है हिंदी में, देखो अ मतलब होता है हिंदी में नहीं, हिंदी में अ मतलब होता है नहीं, अमूर्त मतलब एक मूर्ति रूप देना, मूर्ति मूर्ति बनाना उसकी। तो आप जिनकी मूर्ति नहीं बनाते हैं, जिनको आप मूर्त रूप में नहीं दे सकते, वो अमूर्त होती है, वो एब्स्ट्रैक्ट में आती है। ठीक है, और कंक्रीट कंक्रीट चीजें वो होती है जिनको आप देख सकते हो। तो अगर कोई बच्चा अपने ऐसी चीजें, ऐसी समस्या जिसको देख सकता है, जिसको महसूस करता है, जिसको टच कर सकता है, ऐसी चीजों को वो क्या करता है, सॉल्व कर पा रहा है। लेकिन ऐसी चीजों को जिनको वो देख नहीं सकता, है ना, जैसे कोई विचार हो गया, जैसे न्यूटन का थ्योरी हो गया, है ना, वो खाली थ्योरी है, उनको स्टूडेंट देख नहीं पा रहा है। ठीक है, लेकिन अगर वो स्टूडेंट को सच में फील कर रहा है, देख रहा है, छू रहा है, उनको सॉल्व कर पा रहे हैं। तो ये पियाजे के अनुसार ये उसकी कौन सी स्टेज में आती है। देखो पियाजे ने जो थ्योरी में 4 स्टेज बताई थी, सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑप्शनल ऑप्शनल स्टेज, और
फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो आपको बताना है इसमें क्वेश्चन, इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है। ठीक है, ठोस समस्या हल कर पा रहा है, यानी कंक्रीट ऑप्शन को, प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहा है, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट चीजों को वो सॉल्व नहीं कर पा रहा है। तो पियाजे के अकॉर्डिंग ये कौन सी स्टेज है। क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है। अगर कोई स्टूडेंट ठोस समस्या हल कर सकता है लेकिन अमूर्त चीजों को हल नहीं कर पा रहा है, यानी वो कौन सी स्टेज में, वो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। ठीक है, और जब वो अमूर्त चीजों को भी सॉल्व कर लेगा ना, यानी वो जब समझ जाएगा कि हाँ ऐसा क्यों होता है ना, ऊपर चीजें फैक्टम नीचे क्यों आती है, वो जब इन चीजों को सीखना शुरू कर देता है तो वो आती है आपकी किसमें, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में। ठीक है, लेकिन अभी वो इन चीजों को सीख नहीं पा रहा है, अभी वो इन चीजों को सीख नहीं पा रहा है, यानी वो किस स्टेज में, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, केस हिस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें क्वेश्चन है, अ टीचर प्रोवाइड्स हिंट एंड सपोर्ट टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। शिक्षक क्या कर रहा है, समस्या हल करने के लिए संकेत दे रहा है बच्चों को और सहायता भी दे रहा है उन्हें साथ में। तो ये क्या है, ये रेनफोर्समेंट है, जेडपीडी है, पनिशमेंट है, या ड्रिल मेथड है, बताइए। देखो रीइंफोर्समेंट क्या होता है कि आपने जैसे रीइंफोर्समेंट, ये मान लीजिए आपके, हमने किसी स्टूडेंट ने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया, आपने उसको क्या किया, कोई गिफ्ट दे दिया या उसके लिए क्लैपिंग करवा दी क्लास में, है ना, तो उसे कहता है रीइंफोर्स करना, उसको प्रबलन करना। ठीक है, और पनिशमेंट तो मिलेगा नहीं, क्योंकि देखो शिक्षक क्या कर रहा है, समस्या हल करने के लिए संकेत दे रहा है खुद से और बच्चों की सहायता भी कर रहा है, तो पनिशमेंट का कोई इसमें रूल नहीं दिख रहा है। ड्रिल जो ये ऑप्शन है, ये अभ्यास विधि, ये ये नहीं है इसमें। ठीक है, ड्रिल मेथड नहीं होता, इसमें नहीं आएगा, रीइंफोर्समेंट में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। जेडपीडी, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, ये बताइए किसी को अगर पता हो क्या होता है जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। फटाफट से रिवाइज कीजिए कि हमने कहाँ पढ़ा है जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। देखिए जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट किसमें, तो वाइगोस्की है ना, वाइगोस्की। तो वाइगोस्की ने अपनी थ्योरी में एक कॉन्सेप्ट दिया था जेडपीडी का, यानी जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट यानी जेडपीडी, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट का थ्योरी दिया था। उसमें उन्होंने 2-3 चीजें बताई थी, मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताते जाता हूँ। ठीक है, तो जेडपीडी होता क्या है, अगर कोई बच्चा खुद से कोई काम कर पा रहा है, ठीक है ना, और जो बच्चा शिक्षक की या किसी अन्य सक्षम व्यक्ति की मदद से कोई काम सीखने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, यानी ये मान लीजिए कि कोई बच्चा शुरुआत में साइकिल सीखने की कोशिश करता है, साइकिल सीखने की कोशिश करता है लेकिन सीख नहीं पाता है। ठीक है, लेकिन अगर कोई इसको जरा सा सहारा भी दे दे साइकिल सीखने के लिए, उसे वो कहता है जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। यानी एक फिक्स एरिया के बाद क्या करता है स्टूडेंट, कोई जो जो साइकिल सीख रहा है उसको मदद चाहिए होती है ताकि वो थोड़ा मदद कोई कर दे और वो साइकिल को अच्छे से चलाना सीख ले, उसे कहते हैं जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। इसमें स्टेप होल्डिंग भी आगे हमें भाषा का महत्व भी, यानी जो ये क्वेश्चन नंबर 7 में बात सिंपल इतनी हुई है कि शिक्षक क्या कर रहा है, समस्या हल करने के लिए संकेत दे रहा है और सहायता दे रहा है, संकेत दे रहा है, सहायता दे रहा है। तो ये किसके अंदर आती है, तो ये किसके अंदर आती है, जेडपीडी के अंदर आती है। क्योंकि अगर टीचर ने स्टूडेंट को प्रॉब्लम दी, टीचर ने क्या किया, स्टूडेंट को प्रॉब्लम दी कि चलो इसको सॉल्व करो, और मान लो स्टूडेंट को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर टीचर क्या करेगा, कुछ उनको सपोर्ट करेगा किस चीज के लिए, हिंट देगा और उनकी सपोर्ट, उनको हेल्प करेगा। तो इससे वो कहते हैं जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। यानी जब कोई स्टूडेंट किसी चीज को सॉल्व नहीं कर पाता तो टीचर उसको थोड़ा हेल्प करता है, हिंट देता है, उसे कहते हैं जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, अ चाइल्ड फ्लो रूल टू अवॉइड पनिशमेंट। बच्चा सजा से बचने के लिए नियम बनाते हैं, बच्चा सजा से बचने के लिए क्या करता है, नियम बनाते हैं। कोलबर्ग के अनुसार ये कौन सी स्टेज है, प्री कन्वेंशनल स्टेज, कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल या नो स्टेज। देखो नो स्टेज तो होगा नहीं, तो इस 3 में से बताइए आप एबीसी में से कौन सा ऑप्शन से करेक्ट है। बताइए ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। बच्चा सजा से बचने के लिए क्या करता है, नियम बनाते हैं। अ चाइल्ड फॉलो रूल टू अवॉइड पनिशमेंट, रूल को फॉलो करता है किससे, पनिशमेंट से बचने के लिए। पनिशमेंट से बचने के लिए वो क्या करता है, रूल को फॉलो करता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है। प्री कन्वेंशनल स्टेज यानी पूर्व सम्मेलन स्तर। ठीक है, पूर्व सम्मेलन स्तर, या फिर इसका दूसरा नाम भी हम कहते हैं क्या, पूर्व परंपरागत स्तर, पूर्व परंपरागत स्तर।
ठीक है। इसमें क्या होता है कि बच्चा ये जो एज होती है 4 से 10 साल तक की एज के बच्चे करते हैं इस चीज को। इसको हम दूसरा नाम भी कहते हैं। इसमें दो स्टेज होती है, एक दंड और आज्ञाकारिता, और दूसरी होती है व्यक्तिगत लाभ। दंड और आज्ञाकारिता मतलब पनिशमेंट और ऑबिडियंस, यानी इसमें बच्चा पनिशमेंट से बचने के लिए क्या करता है, रूल को फॉलो करता है। ठीक है। कोलबर्ग की जो थ्योरी हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे बाद में। फिलहाल के लिए आप इसकी भी तरह देखिए कि इसका ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर क्यों है, क्योंकि जो ये स्टेज है ना, जो इसमें प्री कन्वेंशनल स्टेज यानी पूर्व परंपरागत स्तर की जो स्टेज बताई है कोलबर्ग ने, इसमें क्या बताया था, ये जो स्टेज होती है 4 से 10 साल के बच्चों के लिए होती है। ठीक है। इसमें बच्चा क्या करता है, पनिशमेंट रूल को फॉलो करता है पनिशमेंट से बचने के लिए, और इसका नाम उसने दिया था दंड तथा आज्ञाकारिता। इस स्टेज का नाम क्या था, दंड तथा आज्ञाकारिता। ठीक है। पनिशमेंट एंड ऑबिडियंस। ठीक है। दूसरी जो ये सम्मेलन स्तर यानी इसको जो कहते हैं परंपरागत स्तर, इसको उसने कहा था कि परंपरागत स्तर, परंपरागत स्तर ये पूर्व परंपरागत स्तर थी ए वाली, और बी वाली क्या परंपरागत स्तर। ठीक है। इसमें एज कितनी रहती थी, इसमें एज थी 10 से 13 वर्ष के तो बच्चे होते हैं। ठीक है। इसमें क्या था कि इसमें अच्छा लड़का और अच्छी लड़की यानी गुड बॉय बैड बॉय की कुछ स्टेज थी, और इसी में क्या थी, कानून और व्यवस्था की इसने बात की थी, लॉ एंड ऑर्डर की बात की थी। ठीक है। उसके बाद थी पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज यानी उत्तर परंपरागत स्तर। इसमें सामाजिक अनुबंध होता है, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत की बात की थी। ठीक है। तो फिलहाल के लिए आप इतना देखिए कि जो अगर बच्चा किसी पनिशमेंट से बचने के लिए रूल को फॉलो कर रहा है, तो वो जो उसकी स्टेज होगी वो किस में होगी, वो होगी उसकी प्री कन्वेंशनल स्टेज यानी पूर्व परंपरागत स्तर। इसमें एज कितनी होती है बच्चों की, 4 से 10 साल के जो बच्चे होते हैं वो इस चीज को फॉलो करते हैं। और इस स्टेज को कोलबर्ग ने क्या बोला था, दंड और आज्ञाकारिता का सिद्धांत। इसमें दंड और आज्ञाकारिता की जो स्टेज होती है वो ये वाली स्टेज होती है, कौन सी, पूर्व सम्मेलन स्तर या फिर पूर्व परंपरागत स्तर। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। शिक्षक छात्रों के स्तर के अनुसार शिक्षण बदलता है। ठीक है। टीचर अडेप्ट, देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा टीचिंग से रिलेटेड है। टीचर अडेप्ट टीचिंग मेथड, जो टीचर होता है वो अडेप्ट करता है टीचिंग मेथड को बेस्ड ऑन स्टूडेंट लेवल। स्टूडेंट लेवल के बेस पे ही हमको टीचिंग मेथड को अडॉप्ट करना होता है। ठीक है। आप में से अगर किसी को पता होगा, मेथड होता है एक होता है स्ट्रेटजी, ठीक है, और एक होता है टेक्निक, है ना। एक होता है टेक्निक। इन तीनों में आप डिफरेंस बताना मेरे को कमेंट करके, इन तीनों में डिफरेंस होता है, मेथड, स्ट्रेटजी और टेक्निक। ठीक है। फिलहाल के लिए यहाँ पे ये देखिए, टीचर अडॉप्ट करता है मेथड्स को बेस्ड ऑन स्टूडेंट लेवल। स्टूडेंट लेवल के बेस पे वो कोई टीचर क्या करता है, अपनी टीचिंग मेथड को अडॉप्ट करते हैं। तो ये क्या शो करता है, इग्नोरिंग डेवलपमेंट, विकास की उपेक्षा की जा रही है यहाँ पे, कि अपने हिसाब से टीचर क्या कर रहा है, मेथड वो कर रहे हैं, अडॉप्ट कर रहे हैं। बी विकास अधिगम सिद्धांत, डेवलपमेंट लर्निंग रिलेशन होता है। फिक्स टीचिंग स्थिर शिक्षण, या फिर कोई शिक्षण शास्त्र। देखो कोई शिक्षण शास्त्र है नहीं, क्योंकि टीचर क्या कर रहा है, मेथड को अप्लाई कर रहा है, किसके बेस पे, स्टूडेंट के लेवल के बेस पे वह मेथड को अडॉप्ट कर रहा है। विकास की अपेक्षा नहीं हो रही, ऑप्शन नंबर ए रॉन्ग आंसर। ऑप्शन नंबर डी भी गलत है। स्थिर शिक्षण नहीं हो रहा है, क्योंकि अलग अलग स्टूडेंट का लेवल अलग अलग होता है, तो टीचर उसी बेस पे क्या कर रहा है, मेथड को अडॉप्ट कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। कि यहाँ पे क्या हो रहा है, विकास और अधिगम का क्या संबंध है, कि रिलेशन क्या बन रहा है, डेवलपमेंट और लर्निंग का रिलेशन हो रहा है, कि बच्चों का डेवलपमेंट जिस लेवल पे होगा उसी लेवल पे क्या कर रहा है, टीचर उनके लिए लर्निंग के मेथड अप्लाई कर रहा है। ठीक है। यानी इसमें क्या हो रहा है, डेवलपमेंट और लर्निंग का क्या रिलेशन की बात हो रही है। तो ऑप्शन नंबर, डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे आएंगे आपके पास, आगे भी देखना, डेवलपमेंट लर्निंग का क्या हो रिलेशन की बात हो रही है, डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे आने वाले हैं इसमें। ये नहीं कि इसमें पूछ ले कि इसमें क्या टीचर क्या अप्लाई कर रहा है, टीचर बच्चे सीख पाएंगे कि नहीं, ऐसा कुछ इसमें क्वेश्चन ऐसे आने वाले हैं। विकास अधिगम पर रिलेशन की बात हो रही है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, टू चिल्ड्रन विद सेम हेरिडिटी परफॉर्म डिफरेंटली ड्यू टू एनवायरमेंट। दो समान वंशानुक्रम वाले बच्चे वातावरण के कारण अलग प्रदर्शन करते हैं। देखो मान लो कि दो भाई हैं, है ना, दो समान वंशानुक्रम वाले बच्चे हैं, दो भाई हैं, और उनको वातावरण अलग अलग मिलता है किसी चीज को सीखने के लिए, और उनका प्रदर्शन भी क्या होता है, फिर अलग अलग होता है। ठीक है। दिस ये क्या शो करता है, कि जो अधिगम है उसमें वातावरण का रोल है, वंशानुक्रम का रोल है, दोनों की अंतःक्रिया है, या कोई संबंध नहीं है। दो वंशानुक्रम वाले बच्चे वातावरण के कारण अलग प्रदर्शन करते हैं, दोनों को वातावरण अलग मिलता है। मान लो एक राम है और एक श्याम है, राम को अच्छा एनवायरमेंट मिला और श्याम को अच्छा एनवायरमेंट नहीं मिल पाया, उनकी जो परफॉर्मेंस होगी तो राम की परफॉर्मेंस अच्छी होगी और श्याम की परफॉर्मेंस थोड़ी इससे कम होगी। तो ये इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि वंशानुकरण और वातावरण की अंतःक्रिया होती है। भले आपका वंश एक ही है, और राम और श्याम भले एक ही इंसान के दो बेटे हैं, ठीक है, लेकिन उनको एनवायरमेंट अलग अलग मिला है, तो वंशानुक्रम वातावरण की अंतःक्रिया होती है। इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट होता है, वंशानुक्रम वातावरण की अंतःक्रिया होती है। अगर वंश एक ही है
लेकिन अगर वातावरण भी अगर एक ही होता है, एक ही जैसा होता है, अच्छा वातावरण मिलता है उनको, तो क्या होता है, दोनों की परफॉर्मेंस फिर अच्छी होती है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर कि वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया होती है। ठीक है, ये नहीं कि किसी का वंश अच्छा हो, कोई अनिल अंबानी का बेटा बन जाए और उसको हम गरीब की झोपड़ी में पालने के लिए भेज दें तो वो दूसरा अनिल अंबानी बन जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो गरीबी के लेवल पे ही आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया होती है। क्वेश्चन 11 बताइए। A teacher observes that students perform better when they collaborate and discuss concept with peer rather than studying individually. ठीक है, एक टीचर ऑब्जर्व करता है कि स्टूडेंट परफॉर्म करता है बेटर। स्टूडेंट परफॉर्म कब करता है, बेटर करता है अगर वो कोलैबोरेशन में सीखता है, डिस्कस करता है कॉन्सेप्ट को अपने साथियों के साथ, पीयर्स के साथ, बजाय कि जब वो अकेले सीखते हैं। इसका तो ये क्वेश्चन में क्या है, एक शिक्षक देते हैं कि छात्र अकेले पढ़ने की तुलना में साथियों के साथ चर्चा करने में बेहतर प्रदर्शन करते हैं। यानी अगर कोई स्टूडेंट अकेले सीखे तो उसके जो परफॉर्मेंस लेवल है वो कम होता है, लेकिन अगर वो साथियों के साथ सीखे, चर्चा करे, डिस्कस करे, क्वेश्चन पूछे, आंसर बताए, तो उसमें क्या करता है, बेहतर तरीके से सीख पाता है। यह स्थिति किस सिद्धांत का समर्थन करती है? तो इसमें से प्याजे का संज्ञानात्मक निर्माणवाद का सिद्धांत है, वाइगॉस्की का सामाजिक निर्माणवाद का सिद्धांत था, कोलबर्ग का नैतिक सिद्धांत, मॉरल थ्योरी और या परिपक्वता थ्योरी ऑफ मैचुरेशन। तो इसमें से ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, यानी कौन सी थ्योरी में इस पॉइंट पे बात भी है कि बच्चा क्या करता है, ग्रुप डिस्कशन में अच्छे से सीख पाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर बी का हमने, क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर बी, ये हमने पहले भी अभी सीखा था कि अगर कहीं भी ग्रुप डिस्कशन की बात हो रही है कि बच्चा क्या करे, ग्रुप डिस्कशन में अच्छे से सीख पा रहा है, यानी वहाँ पे बात किसकी हो रही है, वाइगॉफ की। इसको तो आप अच्छे से रट लो, याद कर लो, समझ लो कि जहाँ पे बच्चा ग्रुप डिस्कशन में सीख रहा है बजाय कि सेल्फ स्टडी के, तो वहाँ पे बात किसकी हो रही है, वाइगॉफ की, क्योंकि ये बात वाइगॉफ की नहीं बताई थी। ठीक है, तो वाइगॉफ का जो सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म का जो थ्योरी है उसमें इस टॉपिक पे बात हुई है। एक चीज मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, आप जैसे बहुत से स्टूडेंट अलग अलग चैनल पे जाके अलग अलग कोचिंग में जाके सीखते हैं। ठीक है, और एट द लास्ट जब उनका सी टेट क्वालिफाई नहीं हो पाता ना, या स्टेट का जो टेट का एग्जाम वो क्वालिफाई नहीं हो पाता है, तो कहने के लिए कुछ रहता नहीं उनके पास, क्योंकि देखो 6 महीने साल में 2 बार सी टेट के एग्जाम होते हैं, तो आपको 6 महीने तक वेट करना है। तो मैं वही कहूँगा आपको कि देखो अच्छे से तैयारी कीजिए, बेसिक से लेकर एडवांस तक की तैयारी कीजिए, है ना। हमारा जो चैनल है, मेरा चैनल का मेन फोकस यही है कि देखो मेरा खुद की टेट क्वालिफाई हुआ है ना। यूजीसी नेट का पेपर क्वालिफाई हुआ है, पॉलिटिकल साइंस मेरा उसमें रहा है। ठीक है, तो मैं पहले बता दूं आपको, अगर अच्छे से सीखना है, अच्छे से तैयारी करनी है, तभी आप इस चैनल पर जुड़े रहिए। ठीक है, अगर आपको खाली हवा में टॉपिक सीखने हैं, समझने हैं, तो उसमें कोई फायदा नहीं होने वाला। आप पूरे साल भर, पूरे 6 महीने ऐसी अलग 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 चैनल पर पढ़ते रहोगे, कोई फायदा नहीं होने वाला। अच्छे से पढ़िए, अच्छे से चीज़ों को समझिए, तभी आपको क्वालिफाई हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा। पहली क्लियर बात है। ठीक है, तैयारी अच्छे से करोगे तो अच्छे से क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं। सीबीएसई आराम से आपको सर्टिफिकेट दे देगी। ठीक है, यूजीसी वाले भी आपको आराम से सर्टिफिकेट दे देंगे कि आपका चलो क्वालिफाई हमने करवा, आपने कर दी। आपकी योग्यता के बेस पे ही आपको आगे फ्यूचर में चीज़ें मिलने वाली है। ठीक है, तो आप ये चीज़ ध्यान दीजिए कि आपकी जो भी क्वेश्चन आपके पास आ रहे हैं, आप उसको पढ़िए, हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़िए। ठीक है, ऑप्शन को भी हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़िए, पहले आराम से पढ़िए, आप तो बेटर टाइम है। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को पढ़िए आराम से, ऑप्शन को देखिए, उसके बाद ऑप्शन को एलिमिनेट कीजिए। सबसे अच्छा मेथड वही है, ऑप्शन को एलिमिनेट कीजिए, है ना। और ये तो सीडीपी के क्वेश्चन है, जो भी बच्चे टीचिंग एग्जाम में उनको पता है कि सीडीपी के क्वेश्चन में क्या होता है, तो 4 में से 2 ऑप्शन तो वैसे गलत हो जाते हैं, बाकी आपको 2 में देखना होता है क्या होता है। ठीक है, तो उन 2 को, जो बाकी 2 ऑप्शन आपके बचे हुए, उनको अच्छे से पढ़िए। कोशिश कीजिए कि उनको आप अच्छे से सवाल को सॉल्व कर लें। ठीक है, और एलिमिनेट करने का मतलब ये कि आपको अच्छे से पता है कि ये 2 ऑप्शन नहीं हो सकते, और क्यों नहीं हो सकते वो क्वेश्चन के हिसाब से होता है। ठीक है, तो आप अच्छे से तैयारी कीजिए। ठीक है, और साथ ही हमें भी सपोर्ट कीजिए, क्योंकि ताकि हमको भी लगे कि बात हमसे कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं या कुछ बच्चे कुछ सीख रहे हैं, हमारी वीडियो को देख रहे हैं। ठीक है, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, ठीक है, और ऐसे ही हम सब आगे बढ़ेंगे और आपका सीटेट जरूर क्लियर होगा अगर आप अच्छे से तैयारी करेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताइए। शिक्षक बच्चों के विकास स्तर के अनुसार गतिविधियां योजना बनाता है ताकि अधिगम सार्थक हो सके। देखो सारे क्वेश्चन का जो कोर है ना, सारे क्वेश्चन का जो कोर है टीचिंग मैथोलॉजी में या चाइल्ड साइकोलॉजी में, जो भी क्वेश्चन का कोर होता है वो होता है कि आप स्टूडेंट को फोकस करके बात करें। स्टूडेंट, STUDENT, ठीक है, स्टूडेंट को फोकस करके आप अगर बात करेंगे तो आपके हर एक सवाल सही जाएगा। ठीक है, जैसे मेरे क्वेश्चन पूछा था साहब, ये क्या पूछा इसमें कि शिक्षक क्या करता है, बच्चों के विकास स्तर के अनुसार गतिविधियां योजना बनाता है। देखो शिक्षक का काम ही वही है कि बच्चों के विकास स्तर के अनुसार गतिविधियां बनाना। ठीक है, एक्टिविटीज अरेंज करना किसके हिसाब से, स्टूडेंट के डेवलपमेंट लेवल के बेस पे, ताकि क्या लर्निंग हो सके। तो ये क्या दर्शाता है, देखो विकास की अपेक्षा हो रही है, गलत बात। विकास को तो बढ़ावा मिल रहा है,
ठीक है, तो ये ऑप्शन तो उसका गलत हो गया। विकास अधिगम की तैयारी निर्धारित करता है, सही बात है। अधिगम स्वतंत्र है, नहीं। अधिगम और जो लर्निंग और डेवलपमेंट है वो एक दूसरे से क्या करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, तो ये ऑप्शन नंबर सी गलत है। केवल वंशानुक्रम महत्वपूर्ण है, ये भी गलत है, वंशानुक्रम की बात कहाँ है इसमें। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है। डेवलपमेंट डिटरमाइंस लर्निंग रेडीनेस, विकास अधिगम की तैयारी को निर्धारित करता है। विकास से करता है, अधिगम की तैयारी को निर्धारित करता है, ये हमने पहले ही पढ़ा है कि जो डेवलपमेंट होता है वो बेस बनाता है किसी चीज के लिए, किसके लिए, लर्निंग के लिए। अगर आपको पेन पकड़ना नहीं आता है तो आपकी लिखावट अच्छी नहीं हो सकती। पेन पकड़ना डेवलपमेंट में आता है और लिखावट अच्छी बनाना यानी आपकी लिखने की कला जो अच्छी होगी वो आपकी लर्निंग में होगी। ठीक है, तो डेवलपमेंट बेस होता है और लर्निंग क्या होती है, उसकी छत होती है। आप इसको ऐसा समझ सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, टोटल 30 क्वेश्चन है और हमने अभी तक टाइम कंज्यूम कर दिया है 32 या 33 मिनट। कोई नहीं, आप सीख जाओगे। आपकी कम से कम अगर 1 घंटे की भी क्लास होती है और अगर आप कोई एक टॉपिक भी हमसे सीख पाते हैं तो बेटर है बजाय कि 1000 वीडियो देखने की। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताइए। अ चाइल्ड अडॉप्ट्स पोलाइट बिहेवियर आफ्टर ऑब्जर्विंग द टीचर्स वे ऑफ इंटरेक्टिंग विद अदर्स। एक बच्चा शिक्षक के व्यवहार को देखकर विनम्र व्यवहार अपनाता है। ठीक है, एक बच्चा क्या करता है, शिक्षक के व्यवहार को देखता है और उनको देख के लगता है यार इन टीचर का व्यवहार कितना अच्छा है, कितना विनम्र है, कितना पोलाइट है, तो वो उसको अडॉप्ट कर लेता है उनके व्यवहार को, यानी सीख जाता है उनसे कि यार ऐसे ही रहना है मेरे को। तो ये किसका एग्जाम्पल है, आनुवंशिक विरासत, शिक्षक द्वारा सामाजिकरण, जैविक परिपक्वता या अलगाव अधिगम। ठीक है, तो देखो इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन था, अब इसका आंसर भी क्या, ऑप्शन में भी इसका करेक्ट आंसर है। बायोलॉजिकल मैचुरेशन इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, क्योंकि बच्चा क्या कर रहा है, टीचर को देख के सीख रहा है, एक स्टूडेंट है वो टीचर को देख के सीख रहा है, यानी शिक्षक क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं अपने इनडायरेक्टली क्या कर रहा है, उसका सोशलाइजेशन कर रहा है, किसका, स्टूडेंट का, इनडायरेक्टली। ठीक है, जेनेरिक इनहेरिटेंस इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, ऑप्शन ए गलत है, ऑप्शन सी भी गलत है और ऑप्शन डी अलगाव अधिगम कुछ है नहीं, क्योंकि वो तो सीख रहे हैं। जहाँ पर सामाजिकरण की बात होती है ना, जहाँ पे किसी को देख के हम कुछ चीज सीख रहे हैं, वहाँ पर आइसोलेशन नहीं होता, वहाँ पर हम सोशलाइजेशन की बात करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी गलत है। ऑप्शन नंबर बी सही था इसमें। देखो इससे पहले हमने जो क्वेश्चन किया था वो किसके बेस पे था, हमने वो बात क्वेश्चन किया था पीयर सोशलाइजेशन के बेस में, जहाँ पे स्टूडेंट क्या करता है, अपने साथियों के बिहेवियर को देख के सीखता है, यानी उनसे सीखता है, तो हो गया पीयर सोशलाइजेशन। और यहाँ पे क्या बात हो रही है, सोशलाइजेशन थ्रू टीचर, टीचर के थ्रू सोशलाइजेशन। कोई टीचर अपना काम कर रहा है, बच्चे उनको देख के कुछ सीख रहे हैं, कोई टीचर किसी सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं, बच्चे उनको देख के सीख रहे हैं। किसी टीचर ने अच्छे कपड़े पहने है ना, तो उनको देख के सीख रहे हैं। किसी टीचर ने किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ टेक्निक का यूज किया, तो बच्चे उनको देख के सीख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इन सब में क्या हो रहा है, कोर्स कौन है, कोर बात किसकी हो रही है, स्टूडेंट की। तो बच्चा उसमें क्या कर रहा है, सीख रहा है उन चीजों को, उसका सोशलाइजेशन हो रहा है। ठीक है, और हमारा मेन मोटिव भी वही है कि हम कैसे भी करके बच्चे को क्या करें, सोशलाइजेशन में उसको आगे बढ़ावा दें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। A child gradually develop emotional control and better reasoning ability as he grow older. बच्चा उम्र बढ़ने के साथ भावनात्मक नियंत्रण और बेहतर तर्क क्षमता विकसित करता है। सही बात है, जैसे जैसे किसी की एज बढ़ती है तो उसकी जो मेंटल सॉरी इमोशनल जो कंट्रोल होता है वो उसमें, इमोशनल जो उसकी चीज़ें होती हैं, ईक्यू कहते हैं जिसको, इमोशनल। इसमें क्या था ये इमोशनल क्या कहते हैं इसको, ईक्यू को आप कमेंट करके बताना, ईक्यू में हम क्या कहते हैं, तो कोल्ड में दिमाग भी नहीं चलता है तो। ठीक है, एक होता है आई क्यू और एक होता है ई क्यू, है ना। तो ये तो इंटेलिजेंस पे वो एक होता है, इमोशनल बेस होता है। तो वो अगर जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है, उम्र बढ़ते हुए तो भावनात्मक नियंत्रण कर लेता है और बेहतर तर्क क्षमता विकसित कर लेता है। तो ये क्या दर्शाता है, विकास असतत है, विकास नियंत्रण आजीवन है, विकास स्थिर है, जो विकास अचानक होता है। डेवलपमेंट इज डिसकंटिन्यूस, ये गलत है। डेवलपमेंट इज फिक्स्ड, ये भी गलत है। डेवलपमेंट इज सडन, विकास अचानक से नहीं होता है, विकास में टाइम लगता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्या कि डेवलपमेंट इज लाइफ लॉन्ग एंड कॉन्टिन्यूस। डेवलपमेंट क्या होता है, लाइफ लॉन्ग होता है, विकास क्या होता है, निरंतर होता है, आजीवन तक होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर आजीवन तक ना हो तो एक उम्र के बाद बच्चा भावनात्मक नियंत्रण करना छोड़ देगा। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा ही बात है कि जैसे जैसे बच्चा आगे बढ़ता है, जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती है, वैसे उसका भावनात्मक नियंत्रण यानी इमोशनल कंट्रोल और उसकी जो रीजनिंग एबिलिटी होती है वो क्या होती है, ग्रो करती है। क्या करती है, ग्रो करती है, यानी बढ़ती है। तो उसके हिसाब से हमको ऑप्शन का आंसर, क्वेश्चन का आंसर देना है। क्वेश्चन में क्या लिखा हो, साफ साफ लिखा हो कि विकास निरंतर और आजीवन होता है, डेवलपमेंट इज लाइफ लॉन्ग एंड कॉन्टिन्यूस। ठीक, चलिए एक काम करते हैं, इसमें खाली 15 क्वेश्चन रखेंगे, है ना, क्योंकि वैसे हम पे 30 क्वेश्चन थे। कोई ना, हम लास्ट के जो 15 क्वेश्चन को बाद में पढ़ लेंगे, फिलहाल हम 15 क्वेश्चन तक करेंगे। ठीक, और जिन्होंने अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया है, वीडियो को शेयर नहीं किया था और अभी तक
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था, वीडियो को लाइक नहीं किया था, वो कीजिए जल्दी से क्योंकि हम अभी फ्यूचर में करीब 1-1.5 साल तक लगातार इसमें अभी वीडियो को अपलोड करते रहेंगे। ठीक है। फ्री की वीडियो देखिए, लाइक और सीखिए कुछ इनसे भी, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन हमने बुक से छांट के बनाए, ढूंढ के बना रखे हैं, तो आपको जरूर फायदेमंद होंगे। ठीक है। इसमें लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का, अ टीचर इनिशियली गाइड्स द स्टूडेंट इन सॉल्विंग प्रॉब्लम बट लेटर अलाउज द स्टूडेंट टू सॉल्व देम इंडिपेंडेंटली। ठीक है। शिक्षक पहले छात्र को मार्गदर्शन देता है, पहले उसको गाइड करता है, मार्गदर्शन मतलब गाइड करता है, बाद में उसे स्वयं समस्या हल करने देता है, और बाद में क्या करते हैं कि चलो तुम समस्या सॉल्व करो। यानी पहले उसने उसको टीचर ने स्टूडेंट को बता दे कि समस्या को ऐसे सॉल्व करना है, और बाद में क्या बोला कि समस्या खुद से सॉल्व करो। ठीक है। ये किसका उदाहरण है? दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंडीशनिंग, जेडपीडी, पनिशमेंट या ड्रिल। बताइए इसका आंसर आप खुद ही बताइए, कितनों को लगता है ए होगा? ए कितनों को लग रहा है? अभी देखो आपको लग रहा है पनिशमेंट तो होगा नहीं, तो पनिशमेंट तो बिल्कुल नहीं है, ड्रिल मेथड बिल्कुल नहीं है, कंडीशनिंग है, बताओ कितनों को लग रहा है? अभी बी कितनों को लग रहा है? ए कितनों को लग रहा है? देखो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है। शिक्षक पहले छात्र को मार्गदर्शन देता है और बाद में उसे स्वयं समस्या हल करने देता है। ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बन गया ना? देखो ऑप्शन नंबर ए तो मैं ऐसे कह रहा हूँ, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है इसका। ठीक है। जेडपीडी। ठीक है। अभी बताया था कि अगर कोई स्टूडेंट साइकिल चलाना सीख रहा है, उसको साइकिल चलानी नहीं आ रही है, अगर उसको कोई जरा सा हेल्प कर दे, जरा उसको क्या करते, कोई हेल्प कर दे, उसको हेल्प कर दे तो क्या करना, साइकिल चलाना सीख जाएगा। और एक टाइम के बाद अगर उसको हेल्प करना बंद भी कर देंगे, अगर उसको साइकिल चलानी आ गई है तो वो साइकिल फिर खुद ही चला लेगा। उसे कहते हैं जेडपीडी। ठीक है। जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, निकटस्थ विकास क्षेत्र। थोड़ा सा हेल्प करनी है ना, थोड़ा सा क्या करनी है, जहाँ पर बात आएगी थोड़ा सा हेल्प करनी है, थोड़ा सा गाइड करना है। ठीक है। और थोड़ा सा सपोर्ट करना है, तो वहाँ पे बात होगी इसकी जेडपीडी। ठीक। तो आज के हमारे वैसे 30 क्वेश्चन का टारगेट था, लेकिन थोड़ा कोल्ड है, खांसी भी हो रही है बार बार ना बीच बीच में, तो मुझे लग नहीं रहा था कि खांसी होगी बीच में, पर स्टार्ट होगी फिर से, और बहुत टाइम से वीडियो भी नहीं बनाई थी, तो मैंने सोचा चलो आज स्टार्ट करते हैं, बट खांसी ने दोबारा से प्लान बिगाड़ दिया। तो कोई नहीं, हमने आज टोटल 15 क्वेश्चन किए हैं सीडीपी के, और इसमें हम आगे जो जो बाकी क्वेश्चन बचे हुए हैं उसको भी हम कल ट्राई करेंगे, अगर कल तक थोड़ा तबीयत सही रही तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम कल करेंगे। ठीक है। और बहुत जल्द हम इसमें यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस की भी क्वेश्चन एमसीक्यू की सीरीज लेके आएंगे सिलेबस के हिसाब से। ठीक है। क्योंकि अभी जो हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं, ये भी हम सिलेबस के हिसाब से कर रहे हैं। कोई बोलेगा सर इसमें इंक्लूसिव एजुकेशन के तो क्वेश्चन नहीं है ना, और पियाजे की थ्योरी तो आपने बताई नहीं, कोलबर्ग की थ्योरी तो बताई नहीं, तो मैं वही कह रहा हूँ हमारा मेन फोकस अभी एमसीक्यू सॉल्व करने में, और धीरे धीरे करके आपका क्या जो एक कॉन्सेप्ट होता है किसी चीज़ का, सीडीपी का या चाइल्ड साइकोलॉजी का, उसको तैयार करने का। फिलहाल के लिए हमारा मोटिव खाली इतना है, ये नहीं कि आप चीज़ को क्वालिफाई कर दोगे, तोड़ दोगे, फाड़ दोगे, ऐसा कर लोगे, ऐसा कुछ नहीं फिलहाल के लिए। आराम से सीखिए, आराम से पढ़िए। ठीक है। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, शेयर करना दोस्तों को कि भाई चलो हम इन्होंने सर ने अच्छा पढ़ाया है। ठीक है। और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है। और कमेंट करना ना भूलिए, कमेंट जरूर करना, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो कमेंट जरूर करना। ठीक है। और कल मिलते हैं, अगर तबीयत सही रही तो हम कल दोबारा वीडियो लेके आएंगे, नेक्स्ट 15 क्वेश्चन इसमें करेंगे। ठीक। तो कल मिलते हैं और बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।